कार्यक्रम था आज का जो पूरा? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू से बहुत ज़्यादा स्कीमों का कहीं तो उद्घाटन किया है, कहीं का नींव पत्थर रखा है। और रेल, सड़क, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज, एम्स, इस प्रकार का बहुत बड़े लार्ज स्केल पर आज का प्रोग्राम था। वहीं से ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी 3 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें तकरीबन 80-82 करोड़ रुपए का नींव रखा है या उद्घाटन हुए हैं, और भविष्य में भी लगभग 277 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना के भेजा है अलग अलग, और स्पोर्ट्स के लिए अलग से भेजा गया है। और उम्मीद करते हैं कि जो 2024-25 का जो नया साल है, इसमें हमें वो पैसा भी मिलेगा ताकि हमारी यूनिवर्सिटी भी हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में और हर डिपार्टमेंट में उनका हमें फ़ायदा मिले। किसान दिल्ली कूच की मांग पे अड़े हुए हैं और सरकार के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो लगातार जो उनके प्रयास हो जा रही है, किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, ये तो एक ऐसी बातें हैं, देश बड़ा है, 142 करोड़ का देश है, कहीं कर्मचारी, कहीं किसान अपनी अपनी बात उठाते रहते हैं, लेकिन कई बार चुनाव के समय में इस प्रकार की बात आने से कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाता है। हम उम्मीद यही करते हैं कि केंद्र की सरकार और किसान बैठ के कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद मेरा आज एक प्रोग्राम शाम को, रात को भी है, क्योंकि अपने इलाके की बहुत बड़ी डिमांड थी रेल के लिए कि हमारी ये ट्रेन रुके यहाँ पर, लंबी ट्रेन थी। तो आज 1:15 पर, है तो रात का टाइम, उस स्टॉपेज के लिए मैं भी रेलवे स्टेशन पर जाऊँगा, महेंद्रगढ़ स्टेशन के ऊपर, क्योंकि हमारे लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी। सर, जिस तरह से महेंद्रगढ़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की एक मांग थी, उसको लेके आपने एक लेटर भी लिखा? हमने लिखा है, मैंने यहाँ 2 चीज़ों के लिए लिखा है। मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कई बार हमारे जो मिनिस्ट्री हैं, HRD मिनिस्ट्री, उनसे मिल भी चुका हूँ, लिखित में भी दिया है। मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स सिंथेटिक हमारा स्टेडियम, वो जिसमें बच्चों को खेल कूद का मिले, तो मुझे उम्मीद है कि स्टेडियम का स्पोर्ट्स साई के माध्यम से तो हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की है, हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जब तक मंजूर नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब है, यहाँ से हर साल काफ़ी बच्चे IIT की तरफ जाते हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ ज़िले में एक भी ऐसा बड़ा संस्थान नहीं है जो जिसमें इंजीनियरिंग कर सके बच्चे। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे, सच्चाई तो यही है कि आज पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, और देश में ये संस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे खुशी है कि प्राइवेट सेक्टर में भी महेंद्रगढ़ टॉप पर है। यहाँ के जो टैलेंट है, मैं तो ये मानता हूँ इस देश में नंबर 1 पर है। सिविल सर्वेंट की बात हो, इंजीनियर की हो, मेडिकल साइड की हो, डिफेंस में जाने की बात हो, जितना हमारे यहाँ, चाहे वो जुडिशरी की बात हो, तो यहाँ के बच्चे जिस तेज़ी से पढ़ के मेहनत करके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य भी यही है। हम जो भी आज देश का विकास कर रहे हैं, वो केवल और केवल इस एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, और टैलेंट हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। उसी का नतीजा आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में जाके देखोगे, आपको सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, पुलिस सर्विसेज में आप अनेक लड़के, कोई DM है, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, सभी सर्विसेज में मिलेंगे। सर, एक IMT को लेकर लगातार मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले योजना में एक शिलान्यास भी किया था, लेकिन अभी तक काम भी शुरू नहीं हो पाया। क्या दिक्कत आ रही है सर इसमें? देखो, वो तो प्रदेश सरकार से करेगा, मुझे अभी पता नहीं है। ठीक बात है कि खुडाना में रखा था, उसकी पोजीशन क्या है। एक पुरानी लंबे समय से मांग है हमारी दादरी रेलवे लाइन अलवर की, वो भी लंबे समय से चल रहा है। आपने सर, महेंद्रगढ़ ने ये मांग उठाई थी और महेंद्रगढ़ को इससे इग्नोर कर दिया। नहीं, मांग उठाना सबके लिए ज़रूरी है, परंतु सच्चाई ये है कि वो जो अलवर से, और क्योंकि अलवर के पास एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, और उनको उन्होंने हिसार से जोड़ना था।
इसलिए उन्होंने अटेली कनेरा दादरी के साथ किया। और क्योंकि राजस्थान सरकार ने उन्होंने पैसा ज़्यादा जमा करवाना था, तो मैं नहीं मानता कि राजस्थान सरकार उसको नारनौल लेके जाए, नारनौल से महेंद्रगढ़ लेके जाए, महेंद्रगढ़ से दादरी। मुझे लगता नहीं, ये बगैर बात की बात करने में मैं कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने पैसा जमा राजस्थान में करवाना था और उनके लिए सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी बढ़ती थी सीधी। सर, लोगों के द्वारा एक बैठक भी की गई थी, उसमें आपने कुछ मांगे जो केंद्र सरकार तक रखी थी, बाईपास की हो जाए, उसमें महेंद्रगढ़ से भेदभाव के जो आरोप उन्होंने लगाए थे। बाईपास कौन सा? महेंद्रगढ़ बाईपास के लिए ये सही है। देखिए ऐसा है, हमारे दो काम, एक काम करती है स्टेट और कुछ काम करती है सेंटर का NHAI और NH। स्टेट के अपने डिपार्टमेंट है B&R। अगर आप नारनौल में देखोगे तो चारों तरफ का बाईपास बन गया। अभी दादरी का आधा बाईपास बाकी है, भिवानी का आधा बाईपास बाकी है, और महेंद्रगढ़ हम बिल्कुल वंचित हैं। महेंद्रगढ़ में अगर हम देखेंगे नेशनल हाईवे तो वो केवल 152D ही क्रॉस करता है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा गया हुआ है हिसार से महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, जो सैद्धांतिक तौर पर NH ने मंजूर कर रखा है। अभी स्टेट ने के पास से हमने वो पैसा दूसरा दिया है, जिससे तकरीबन अगर रेवाड़ी से लेकर हम हिसार तक देखें तो लगभग 250 करोड़ रुपया अलग अलग पोर्शन में हमको टेंडर हो चुके, काम चल रहा है, लेकिन वो स्टेट से, अभी वो स्टेट से है। और क्योंकि बदकिस्मती से हमें कहने से कोई शर्म नहीं आती, जब तक ये सैद्धांतिक मंजूरी मिली हुई है, जैसे ही NH टेकअप करेगा तो हम फिर उसका NH का बाईपास ले पाएंगे, उससे पहले हम नहीं ले सकते। इसी प्रकार से एक 148B सड़क है जो NH ने बनाई, जिसका को एक पोर्शन 52 किलोमीटर बीच का पोर्शन वो स्टेट के पास चला गया। अगर वही हमारा NH रह जाता तो हम उसका भी बाईपास ले सकते थे। अब बताओ क्यों ले सकता हूँ, मैं बड़ा खुल के बताना चाहता हूँ। नेशनल हाईवे भारत सरकार जब भी कोई जमीन एक्वायर करती है तो सेक्शन 4 करने के बाद सीधा सेक्शन 18 में ले लेती है। स्टेट गवर्नमेंट ने पिछले 8 साल से एक फैसला कर रखा है कि हमने किसी की जमीन नहीं लेनी। स्वाभाविक है, जब जमीन नहीं लेनी तो आप एक्वायर नहीं कर सकते, और बाईपास में जमीन की जरूरत थी, इसलिए ये काम केवल नेशनल हाईवे के थ्रू हो सकता था। वो क्योंकि हमारा स्टेट का रहा नहीं, केवल 152D रहा। 148B का जो ये पोर्शन है 50 किलोमीटर, ये स्टेट के पास है। अब तो हमें उम्मीद केवल दूसरी है कि हमारा हिसार रेवाड़ी जैसे ही NH ने सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर रखा है, वो जैसे टेकअप करेंगे तो हम बाईपास NH के मार्फत ले सकते हैं। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेके सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं जी, और यहाँ से लगातार आप 2 बार जीते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं, और लेकिन अभी कुछ दिनों से चर्चा है कि भूपेंद्र यादव यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी सर। हमारा निशान केवल कमल का फूल है। जी उसमें धर्मवीर हो, दूसरा तीसरा हो, कोई मैं तो नहीं रखता। जी। पार्टी जिसको भी कमल का फूल निशान देगी तो हम केवल कमल के फूल के ऊपर वोट डाल के हम पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। जी। पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता को जो भी पार्टी आदेश देगी वही काम होगा। कुछ विधानसभा की तैयारी, आपका बयान भी आया था कि किरण चौधरी को हराना मेरा सपना है, तो क्या विधानसभा की तरफ रुख कर सकते हैं? अरे नहीं, ऐसा है, मैं फिर कहता हूँ, पार्टी हाईकमांड ने फैसला करना है किसको कहाँ से लड़ाना है, क्या लड़ाना है। इसलिए मैं पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, हो सकता है शुरू में हमें इतना ज़्यादा इस पार्टी के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हम पूर्ण रूप से पार्टी की बात को मानते हुए, क्योंकि हमने 2047 तक देश को विकसित देश देखना है, उसमें हम अपना महत्व नहीं रखते। अब तो दोबारा से 370 अकेली बीजेपी कैसे जीते, 400 पार हम कैसे हों, और पहले से ज़्यादा मार्जिन से हमारी सीट कमल के फूल के ऊपर कैसे जीते, केवल हमारा ये ध्यान है, दूसरा ध्यान नहीं है। क्या बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन रखना मुझे चाहिए? नहीं पता, वो हाईकमांड का काम है, मेरा नहीं है। हम केवल कमल के फूल के लिए ताकत लगाएंगे। आखिरी बजट भी आने वाला है सर हरियाणा का, 23 तारीख को मुख्यमंत्री पेश करने वाले, क्या उम्मीद करते हो क्षेत्र के लिए? प्रदेश का बजट तो, केंद्र का बजट भी पिछली बजाय इस बार का 48 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। प्रदेश का बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि हर बार लगभग 20-25% बजट बढ़ जाता है। पानी हो, सड़क हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और अगर अकेली सब्सिडी देखोगे तो आप
12,000 करोड़ रुपया तो हम केवल हरियाणा प्रदेश के बूढ़ों को, दूसरों को पेंशन देते हैं। तो अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम दूसरी भी सब्सिडी देके, यानी बहुत एक मदद की जाती है। हरियाणा मुझे लगता है देश के बाकी प्रदेशों की तुलना में, प्रदेश की सरकार और प्रदेशों की बजाय हम ज़्यादा मदद देते हैं हर सेक्टर में। ठीक।